भारतीय समुद्रों में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना एवं इसका आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव। सन 1498 में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन में 3 पोतों के साथ वास्को डी गामा कालीकट में पदार्पण को प्राय विश्व इतिहास में विशेषकर एशिया और यूरोप के बीच संबंधों की स्थापना में एक नया युग माना जाता है। यद्यपि बहुत प्राचीन काल से ही एशिया और यूरोप एक दूसरे के साथ वाणिज्यिक संबंध रखते आए थे, किंतु दोनों के बीच सीधे समुद्रों के संबंध में आरंभ ने एक पुराने सपने को साकार किया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फिनीशियाइयों ने ईसा पूर्व 6वीं सदी में अफ्रीका का चक्कर लगाया था। वास्को डी गामा की यात्रा के कारण यूरोप और एशिया के बीच व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई, किंतु यह पुर्तगालियों के कई उद्देश्यों में से एक मात्र था। पुर्तगालियों का विचार था कि भारत जाने का समुद्री मार्ग खुल जाने से मुसलमान अरबों और तुर्कों को भारी नुकसान होगा, जो ईसाई धर्म के परंपरागत शत्रु थे, एवं तुर्कों की सैनिक और नौसैनिक ताकत में हो रही वृद्धि के बूते पर यूरोप का एक नया खतरा बन गए थे। उन्होंने सोचा कि भारत के साथ सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हो जाने पर पूर्व की वस्तुओं विशेषकर मसालों के व्यापार पर अरबों और तुर्कों का एकाधिकार भंग हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आशा भी व्यक्त की थी कि अफ्रीका का पता लगाकर वे अनुश्रुतियों में वर्णित फ्रायर जान के राज्य के साथ संबंध स्थापित करने में समर्थ होंगे और मुसलमानों की मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक और धार्मिक उद्देश्य एक दूसरे के सहायक बने और एक दूसरे को उचित ठहराया। भारत की ओर जाने वाले एक समुद्री मार्ग का पता लगाने का प्रयास जेनेवा के लोगों ने रोमनोत्तर काल में किया था। सन 1291 में समुद्र मार्ग से होकर भारत जाने वाले रास्ता का पता लगाने के लिए यूगोलिनो दी विवाल्दो नामक एक जेनेवा वासी 2 पोत लेकर चला था, किंतु उसके बारे में फिर कभी सुनने को नहीं मिला। इस दिशा में पुर्तगाल ने नेतृत्व संभाला। सन 1418 में पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसे नाविक हेनरी भी कहा जाता था, अफ्रीका के पश्चिमी तटों का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष 2-3 पोत भेजता रहा। सन 1443 और 1482 के बीच कांगो नदी के मुहाने तक अफ्रीका पर पुर्तगाल का कब्जा हो जाने से उसे हाथी दांत, दासों और स्वर्ण भस्म के व्यापार में हिस्सा मिल गया। उसकी इस उपलब्धि ने उसकी लिप्सा को और प्रबल कर दिया। सन 1487 में मैगलन द्वारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगा जाने से भारत जाने का समुद्री मार्ग का रास्ता खुल गया, किंतु आगे आने वाले 10 वर्षों के पश्चात ही कहीं जाकर वास्को डी गामा ने भारत की अपनी समुद्री यात्रा आरंभ की। आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि पुर्तगालियों के अपने उद्देश्य अलग थे, किंतु भारत के साथ सीधा संपर्क स्थापित उन्होंने इसलिए नहीं किया कि अरब और तुर्क लोग यूरोप जाने वाले पूर्व के सामानों के व्यापार में किसी प्रकार की अड़चन डालते थे अथवा अत्यधिक कर लेते थे। वस्तुतः इस्लाम के उदय के साथ ही अरब लोग विश्व के अग्रणी व्यापारी बन गए थे। विशेषकर लंबी दूरी के व्यापार में उनके व्यापारी, नाविक और भूगोलशास्त्री भूमध्य सागर और एशिया के बीच, एशिया में पश्चिम एशिया, भारत, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के बीच आरंभ होने से पहले इस श्रेणी के घनिष्ठ संपर्क स्थापित कर चुके थे। ना ही तुर्कों को व्यापार के प्रति कोई वितृष्णा थी। पूर्व के व्यापार फारस की खाड़ी से हरमुज और बसरा होते हुए लेवांत तक एवं लाल सागर से जद्दा होते हुए मिस्र में काहिरा और सिकंदरिया तक जल मार्गों द्वारा होता था। काला सागर की बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए जल एवं थल मार्ग भी थे। इन वस्तुओं के लिए लिए जाने वाला सीमा शुल्क अरब और तुर्क शासकों के लिए बड़े लाभ के स्रोत थे। इस व्यापार को संरक्षण प्रदान करने और इसकी कामना करने के लिए पर्याप्त आधार थे। विधर्मियों यानी मुसलमानों के साथ
व्यापार करने की पोप की मनाही के बावजूद जेनेवा और वेनिस के व्यापारी पूर्व की वस्तुओं के व्यापार में सक्रिय बने रहे। वस्तुतः मिस्र एवं लेवांत में पूर्व की वस्तुओं को खरीदने और समूचे यूरोप में उनका वितरण करने पर वेनिस के व्यापारियों का वास्तव में एकाधिकार था। यद्यपि वेनिस के लोगों और तुर्कों ने लंबे और भीषण नौसैनिक युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी पक्ष ने युद्ध को इस स्तर तक नहीं बढ़ने दिया कि उनके व्यापार को नुकसान पहुंचता। अंत उन्हें अनुपूरक शत्रु माना जाता था। यूरोप ने वेनिसियाइयों के प्रमुख प्रतिद्वंदी जेनेवा के लोग थे। जेनेवा के व्यापारी भी यूरोप में प्राच्य वस्तुओं के वितरण में सक्रिय थे, किंतु वेनिस के व्यापारियों ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। 1453 ईस्वी में कस्तूंतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो जाने से जेनेवा के व्यापारियों को बड़ा आघात लगा, क्योंकि काला सागर के बंदरगाह, जो पूरब की वस्तुओं हेतु प्रमुख बाजार थे, धीरे धीरे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। यह वेनिस और उनके बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता के ऐसे प्रमुख कारण थे कि जेनेवा ने भारत जाने वाले समुद्र की मार्ग खोज में पोतों धन और पोतचलन ज्ञान से पुर्तगाल और स्पेन की सहायता करना आरंभ कर दिया। जैसा कि सर्वविदित है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने भारत जाने वाले हेतु समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए प्रयास सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, अथवा पुनः खोज हुई थी, क्योंकि वहाँ पर पूर्व में नॉर्स लोग एवं रेड इंडियन पहुँच चुके थे। जेनेवा का ही निवासी था। भारत जाने वाले हेतु समुद्री मार्ग की खोज ने रुचि पुनर्जागरण के कारण भी पैदा हुई थी, जिसने पारंपरिक विचारधाराओं को चुनौती दी, साहस का एक नया भाव उत्पन्न किया। इसी पृष्ठभूमि में 11वीं सदी से यूरोप का आर्थिक विकास था। हाल ही के शोध कार्यों से पता चलता है कि बढ़ती हुई समृद्धि और विकास के साथ ही यूरोपियनों की आहार संबंधी आदतों में भी बदलाव आया, जिसके कारण वे अपेक्षाकृत अधिक मांस खाने लगे थे। चारे की कमी के कारण शरद ऋतु के दौरान यूरोप में बहुत सारे मवेशियों को मार दिया जाता था और मांस में नमक मिलाकर उसके लटका दिया जाता था। नमकीन मांस को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए पूरब के मसालों की मांग बढ़ गई थी। पूरब के व्यापार में रुचि बढ़ रही थी, जिसका पता इस बात से चलता है कि 13वीं सदी से हिंद महासागर में जेनेवा के बहुत से व्यापारी आने लगे थे। वेनिस के निकोलाउ कुंटी, बारबोसा और रूस के निकेतिन के नाम उन बहुत सारे लोगों में से कुछ एक मात्र ही हैं जो इस काल में हिंद महासागर होते हुए भारत पहुँचे। पोप ने भी भारत जाने वाले समुद्र की मार्ग की खोज में अधिकाधिक रुचि लेना शुरू कर दिया। सन 1453 ईस्वी में उसने पुर्तगाल को अफ्रीका के आंतरिक से आगे भारत तक उसके द्वारा खोजे जाने वाले भूभाग को हमेशा के लिए उनको सौंप देने का एक आदेश जारी किया, जिसकी शर्त यह थी कि वह भूभाग विदर्भियों को ईसाई बना देगा। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश अन्य ईसाई शक्तियों को इस शुभ कार्य में भाग लेने से वंचित रखे जाने का न्योता था।